आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, जिसका कि ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो भी मैटर हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो हमारे थ्री फॉर्म्स में है। या तो सॉलिड फॉर्म में है, या लिक्विड, या गैसियस फॉर्म में है। मैटर जो है हमारा तीन ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दे डिफर इन देयर interparticle space, which are minimum in the solid state and maximum in the gaseous state and medium in the liquid state. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों में अंतर यही है कि इसके जो पार्टिकल्स के दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो सॉलिड के केस में सबसे कम होता है, और लिक्विड के केस में मीडियम होता है, एंड गैसियस स्टेट में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस यही है। नेक्स्ट हम लोग का है, सिंस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट इन द सॉलिड, दैट्स व्हाई इट इज रिजिड। सॉलिड इसलिए रिजिड होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सॉलिड जो भी है वो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। And a substance is said to be the solid state if its melting point is above the room temperature under the atmospheric pressure। मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो भी अगर रूम टेम्परेचर जो है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो जनरल एडॉप्शन है, अगर 25 डिग्री पर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो हमारा जो सब्सटेंस है उसको सॉलिड बोला जाएगा, या फिर उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो हार्ड होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। Intermolecular or the interparticle distances are very short, but intermolecular forces are strong। And intermolecular का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल जो है उसके अलग अलग दो सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो कुछ भी केसेस होंगे उसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई केस हो रहा है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाता है, और अलग अलग दो मॉलिक्यूल है और उसके बीच में यदि कोई भी घटना घट रही है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फेनोमेनन हो गया, या एटम्स भी हो गया तो इंटर एटॉमिक या फिर इंट्रा एटॉमिक। थर्ड है, सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है, दे हैव हाई डेंसिटी एंड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल in which solid state are fixed and can oscillate only about their mean position। इसका कहने का मतलब हुआ कि सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट के जो भी मटेरियल है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव नहीं करते हैं लिक्विड और गैस की तरह, लेकिन जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मीन पोजीशन से इधर उधर जाते आते रहते हैं। मीन पोजीशन से इधर उधर जाते आते रहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि ये जो आप डॉट देख रहे हैं रेड कलर का, अगर यहाँ पर कोई सॉलिड स्टेट वाले मटेरियल का अगर ये एटम है मान लेते हैं, तो ये एटम अपने जो ये पोजीशन है यहाँ से अगर मान लीजिए कि कुछ दूर अगर ये राइट हैंड साइड में जाता है तो फिर वापस से यह यहीं पर आ जाएगा, फिर जितना दूर ये लेफ्ट हैंड साइड में गया फिर वापस रिटर्न अपने पोजीशन पर आ जाता है। तो उसी को बोलता है ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि अपने जो फिक्स पोजीशन है वहाँ से जितना दूर लेफ्ट जा रहा है वापस फिर आएगा अपने पोजीशन पर, फिर वहाँ से उतना ही दूर राइट जाएगा राइट हैंड साइड में, फिर वापस आएगा, या जिस भी हैंड साइड में जाएगा या जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, मगर वो लास्ट में अपने जिस पोजीशन पर खड़ा था या सेटल था वहीं पर वो आके रुकेगा। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी एज कंपेयर टू लिक्विड
एंड गैसेस एंड ऑल्सो हैव नेग्लिजिबल डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। सॉलिड में डिफ्यूजन एकदम नहीं होता है, और सॉलिड मटेरियल जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। जिस तरह लिक्विड को अगर आप सरफेस पर डाल दीजिएगा तो वो फ्लो कर जाएगा, गैस को अगर आप ओपन कंटेनर में रखिएगा तो वो फ्लो कर जाएगा, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। डिफ्यूजन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये डिफ्यूजन जो है एक प्रॉपर्टी है, एंड ये सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत कम होता है, ना के बराबर। सॉलिड के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, मतलब सॉलिड को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दो टाइप्स के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है कि द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब उस सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि जिस पार्टिकल से वो सॉलिड बना है, वो आइदर एटम हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो जो भी उसमें प्रेजेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हैव अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट and it get repeated again and again resulting in a definite pattern and have long range order। यहाँ पर have छूट गया है, आप have लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलिए, सॉलिड जो होते हैं उनके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, और जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो सेटअप होता है वो एक फिक्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, और उसका जो था रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। मैं इसका भी आगे एक एग्जांपल आप लोग को दिखाऊंगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो गया हमारा जैसे सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट हो गया, या फिर और भी सिल्वर सल्फेट भी ले सकते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड, या फिर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जैसे आपका सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, या फिर डायमंड को ले लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो उसका अरेंजमेंट है वो फिक्स रहता है। कहने का मतलब कि जिस ऑर्डर में जो उसका अरेंजमेंट है, सपोज लेयर अरेंजमेंट है तो एवरी लेयर का अरेंजमेंट एक जैसा रहता है, और वो रेगुलर ऑर्डर में रहता है, एंड वो रिपीट करता रहेगा, मतलब सेम लेयर जो है बार बार क्रॉस करेगा एक दूसरे के ऊपर। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट सोडियम क्लोराइड के केस में जो है वो ये दिखाता है कि सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर लोकेटेड एट अल्टरनेट साइट। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल का एक सीट ले रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड का, या फिर एक पीस ले रहे हैं, तो उसमें हम ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी जो किया है गया है साइंटिस्ट के द्वारा, उससे ये पता चलता है कि सोडियम एंड क्लोराइड जो है अल्टरनेट पोजीशन पर रहते हैं। मतलब एक सोडियम के बाद क्लोराइड आयन रहेंगे, क्लोराइड आयन के बाद फिर सोडियम आयन रहेंगे, और यही अरेंजमेंट जो है कंप्लीटली पूरे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में बना हुआ रहता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। अब आते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये, इसमें कुछ भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ना ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और इसका जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीटली सेम रहता है। मतलब जैसा आप उसके अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को लेफ्ट साइड से भी देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा, राइट साइड से भी देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इरेगुलर शेप होता है, और इट डजंट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट। एमॉर्फस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब उसका कोई फॉर्मेशन है ही नहीं, एक सिंपली मतलब एक बना हुआ है जिसमें कि कोई ऐसा स्पेशल सिस्टम नहीं है कि किस तरह से वो बनेगा। उसके बाद एक टर्म आता है क्रिस्टलेट। क्रिस्टलेट कहते हैं कि इट इज एन इन एन एमॉर्फस सॉलिड, मतलब एमॉर्फस सॉलिड के अंदर समटाइम्स कभी कभी देयर मे बी द small region of orderly arrangement in which they behave like
क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस या क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब हुआ कि क्रिस्टलेट जो होता है वो एक छोटा सा रीजन होता है और वो जो है एमॉर्फस सॉलिड के अंदर कहीं ना कहीं कभी कभी किसी किसी एमॉर्फस सॉलिड में पाया जाता है। और वो जो स्मॉल रीजन होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डरली अरेंजमेंट हो जाते हैं और वो जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा बिहेव करने लगते हैं। इसलिए वैसे छोटे से जगह के जो रीजन्स होते हैं उसको क्रिस्टलेट कहा जाता है, क्योंकि उसका बिहेवियर क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा हो जाता है, उसका अरेंजमेंट, उसका सब चीज जो है क्रिस्टल के जैसा, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करने लगता है, इसलिए उस जगह को क्रिस्टलेट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड। The amorphous solid which have possess some characteristics similar to liquid are called supercooled liquid। मतलब जो कोई भी amorphous solid जो है अगर वो कुछ अपने अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिक्विड का अगर रखता है तो उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हमारे ओल्ड बिल्डिंग्स के जो खिड़की के जो शीशे होते हैं, आप देखेंगे कि वो जो है बॉटम पार्ट पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है और अपने टॉप पार्ट पर जो है थोड़ा सा पतला रहता है। देखिए, ग्लास विच सॉफ्टन अपॉन हीटिंग टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड। कहने का मतलब हुआ कि ग्लास जो है हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है कुछ एक निश्चित टेम्परेचर पर और फ्लूइड के जैसा बिहेव करने लगता है। एंड ऑफन वी फाउंड दैट ग्लास पेन फिक्स्ड इन द विंडो और etc etc of old building are somewhat thicker at the bottom than the top। मतलब जो मैंने बोला वही बात यहाँ लिखा हुआ है। एंड इट इज ड्यू टू स्लोली फ्लोज डाउन विथ चेंजिंग टेम्परेचर कंडीशन and hence consequently the bottom portion of glass window become thicker। और इन्हीं कारणों से जो खिड़की के शीशे होते हैं बॉटम पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनिलिंग ऑफ ग्लास। ये जो है द कंटिन्यूअस हीटिंग इन अ डे एंड कूलिंग एट नाइट द ग्लास एक्वायर क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू सम एक्सटेंट। Due to this reason, it is called an annealing of glass, and so that glass pane of old window looks like milky। Annealing of glass कहने का मतलब हुआ है कि जो ग्लास के जो भी ग्लास प्लेट्स हैं वो दिन के समय में हीटिंग होता है एंड रात के समय में वो ठंडा होता है। और ये जो डे बाय डे गरम ठंडा होने के कारण क्या होता है कि ग्लास जो है कुछ कुछ क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेता है और जिसके कारण जो है हमारा ग्लास जो है मिल्की कलर का दिखने लगता है और इसी को बोला जाता है एनिलिंग ऑफ ग्लास। ग्लास जो है उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड इसलिए बोलते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड है, क्योंकि ये जो सॉलिड के जो प्रॉपर्टी है उसको पार्शियली फुलफिल करता है, कंप्लीटली फुलफिल नहीं करता है, इस कारण से। अब नेक्स्ट है हमारा एक चार्ट है जिसमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पर चार्ट वाइज लिखे हैं, इसको देखते हैं। देखिए, नेचर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो डेफिनिट होता है। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका ये रिकैप है। अरेंजमेंट जो होता है हमारा डेफिनिट होता है एंड रेगुलर अरेंजमेंट होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी है वो फिक्स अरेंजमेंट रहते हैं। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर of arrangement, and in case of amorphous solid they do not have regular and definite arrangement of constituent particle in a space and it has short range order of arrangement। shape जो है definite shape होता है and they have definite shape and characteristics space। कहने का मतलब कि इसका जो है फिक्स शेप होता है और जो है इसका जो शेप भी होता है और कुछ भी बोलिए, एवरीथिंग इज फिक्स। दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स शेप एंड दे हैव इरेगुलर शेप। इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड दे हैव इरेगुलर शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड एंड स्यूडो सॉलिड्स इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड।
ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, एंड इन केस ऑफ आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एंड इन केस ऑफ एमॉर्फस दे मेल्ट ओवर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक शार्प यानी कि किसी खास टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का केस में क्या होता है कि कुछ ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मेल्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कोई एक एमॉर्फस सॉलिड है, वो 45 डिग्री पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, मगर वो 45 डिग्री पर टोटली मेल्ट नहीं करेगा। उसको 45 डिग्री से अगर हम 50 डिग्री तक मेल्ट कर रहे हैं तो पूरा 5 डिग्री टेम्परेचर के रेंज में अगर उसका प्रॉपर्टी 45 टू 50 डिग्री रेंज है तो 45 से 50 डिग्री तक वो मेल्ट करेगा continuously. Cleavage property, they undergo clean cleavage when cut, and they undergo irregular cleavage when cut. तो अभी एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपिक जो होता है उसको भी हम लोग देखेंगे आगे, एंड क्लीवेज क्या होता है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है रिजिडिटी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रिजिड होता है और इसका जो शेप होता है कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड ऑन अप्लाइंग माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस, एंड amorphous solid is not rigid and it can distorted by bending or applying compressing forces. Enthalpy of fusion. Crystalline solid have definite enthalpy of fusion and amorphous solid have not definite value. मीन्स इट डजेंट हैव डेफिनेट वैल्यू। कहने का मतलब हुआ कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उसके वैल्यू डेफिनेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है उसको देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग के डिमांड पर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आगे भी आपके डिमांड के हिसाब से वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी जो है द सब्सटेंस हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का, इन ऑल डायरेक्शन जो भी होता है वो सेम होता है। सब्सटेंस हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्पेस आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। नेक्स्ट है हमारा एनआइसोट्रॉपी। द सब्सटेंस हैविंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट in different direction are regarded as anisotropy substance and its property is called anisotropy. आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए।